अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? आज हमने जो है वो हीमाटोलॉजी स्टार्ट करनी है, बस इंशाल्लाह इसके बाद हीमाटोलॉजी रह जाएगी। कोशिश रही है कि इसके हम 40 एमसीक्यूज करके लास्ट डे पे इसके हमारे बच जाएंगे 50 एमसीक्यूज। तो 3 दिन में ये कंप्लीट करें, 3 दिन में आगे हीमाटोलॉजी। तो इंशाल्लाह इस संडे तक प्लान ये है कि खत्म कर देंगे हम अपना सारा ना। तो फिर उसके बाद विजडम का मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे करना है हमने। पेज आपकी स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा है। पेज नंबर 711 है, चैप्टर 12 है रीमेटोलॉजी। 42 years old male, first MCQ, presented with sudden onset of left knee pain associated with swelling and decreased range of motion in the left knee. Asymmetrical है, एक जॉइंट में है, हॉट और टेंडर लेफ्ट नी है विद swelling। आपके पास ये एमसीक्यू उनका बहुत फेवरेट है। सबसे पहला काम अपने जॉइंट एस्पिरेशन करनी है। ठीक है। आपके जहन में डीडीज क्या आ रही हैं इसकी? एक्यूट मोनोआर्थराइटिस है तो क्या डीडीज होंगी? 3 डीडीज बनती है ना, गाउट। एक्यूट गाउट, सूडोगाउट, सेप्टिक आर्थराइटिस। ठीक है। ये 3 आपके जहन में सिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का हमारे पास निमोनिक किसी को पता है क्या होता है? पियर का निमोनिक होता है जो कि सीरो नेगेटिव होते हैं। सोराइटिक, एनकालोजिंग स्पॉन्डिल, ई से इंटेरोपैथिक, ए से एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आर से रीटर्स। ये एसिमेट्रिकल होते हैं जो कि हमारे पास सीरो नेगेटिव। सेकेंड एमसीक्यू है, अ 35 years old male complaint presented with history of pain and tenderness in multiple joints for 3 months. He also complains of early morning stiffness. अब हमारे पास अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस आ गई। हमारे पास जो है ना वो साथ में जॉइंट्स, मल्टीपल जॉइंट्स हो गए 3 मंथ्स, और सिमेट्रिकल चलता आ रहा है। सिमेट्रिकल जॉइंट्स आर इन्वॉल्व and both the small and large joints of upper and lower limbs are involved with sparing of distal interphalangeal joints. हमारे पास रूमेटॉइड की डीडी में सोरेटिक आर्थराइटिस की एक टाइप होती है। सोरेटिक आर्थराइटिस की 5 टाइप्स होती हैं फर्दर ना, जिनमें से एक डीडी में आता है डिस्टल सिमेट्रिकल लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो याद रखना है रूमेटॉइड, और आप उसको डिफरेंशिएट इस बेस पे करते हो। सोरेटिक में डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, रूमेटिक में हमारे पास प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास टिपिकल जो है ना वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का यूलर क्राइटेरिया होता है। यूलर क्राइटेरिया किसी को पता है? हाँ जी, कौन सा क्राइटेरिया होता है वो? उसका निमोनिक मैंने तो ऐसे बनाया हुआ था कि जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट, जेस्ट का निमोनिक बनाया हुआ था। ए से आपके अंदर ना वो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, एस से सीरोलॉजी जिसमें आपने वही रूमेटॉइड रूमेटिक फीवर, सॉरी आर एफ फैक्टर देखना है, और दूसरा एंटी सीसीएफ एंटीबॉडीज के लेवल देखते हैं, और डी से ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स। अगर वो 6 वीक से कम होता है तो वायरल आर्थराइटिस, अगर 6 वीक से ज्यादा होता है तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस। आपके पास जो है ना ये लॉन्ग केस में भी आपने अप्लाई करना होता है अगर केस में आ जाए। ये मुझसे टॉक्स में नि- पूछा था, इसके पॉइंट्स भी पूछे थे सारे। क्या अच्छा, निमोनिक थर्ड, बनाया था मैडम? जेस्ट। दोबारा भेज रही हूँ आपको, मैसेज में भी भेज रही हूँ, जेस्ट। यस। जे से जॉइंट्स, ए से आपके पास जो है ना वो जेस्ट का निमोनिक है। जे से जॉइंट्स, ए से आपके पास एक्यूट फेज रिएक्टेंट, एस से सीरोलॉजी, डी से ड्यूरेशन। ये यूलार क्राइटेरिया के पॉइंट्स हैं। थर्ड एमसीक्यू है, 61 years old obese female presented with history of multiple joint pain more in lower limbs than for 2 years, which is progressively worsening. She also complains of early morning stiffness, छोटी सी ड्यूरेशन की है, और क्रैपिटस आ रहा है। जब भी क्रैपिटस आता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का फीचर होता है। मेरी अपनी मदर को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उनके क्रैपिटस अच्छा खासा फील होता है नी जॉइंट में। आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसको भी होता है क्रैपिटस फील होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। फोर्थ एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जनरलाइज्ड नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस? इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, नोडल आर्थराइटिस का इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है। अब नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं ये आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे। फीमेल प्रीडोमिनेंस होती है उसकी। पीक एज उसकी जो है ना मिडिल एज फीमेल, 40 years। पॉली आर्टिकुलर फिंगल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। नोड्यूलर है तो बेसिकली आपके पास हेबर्डन और बोचार्ड नोड्स इसमें हो सकता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, इसके फंक्शनल आउटकम गुड है। प्रीडिस्पोजिशन टू नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्ट्रॉन्ग जेनेटिक डिस्पोजिशन। फिफ्थ एमसीक्यू हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज एसोसिएटेड विद रैपिड रेडियोग्राफिकल एंड क्लिनिकल प्रोग्रेशन ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस? अगर आपने पास मेडिसिन अभी साथ साथ रूमेटोलॉजी की उठाई हो तो आपको उसमें देखोगे कि वो पूछते हैं कि रेडियोग्राफिकल और क्लिनिकल प्रोग्रेशन जो है ना किस डिजीज की। एक एमसीक्यू उन्होंने बताया हुआ, उसमें साइन भी दिखाया हुआ है, डबल कुछ लेयर साइन था एक्सरे पे,
और उन्होंने बताया हुआ है कि सूडो गाउट में बहुत ज्यादा रैपिडली प्रोग्रेस करता है रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग ना। ठीक है। इसकी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में कोई डबल साइन भी कुछ दिया हुआ था, मुझे भी एक्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, पास मेडिसिन में लिखा हुआ था। आप लोग रीमेटोलॉजी शुरू कर दिए पास मेडिसिन से? पास मेडिसिन कर रहे हो साथ साथ? मैम अभी जी स्टार्ट मैडम। करनी है आज कल। अच्छा अच्छा, सही है सही है। अच्छा तो स्टार्ट कर देना ना इसको साथ साथ, फिर हेमाटोलॉजी हमने इस वीक में ही खत्म करनी है ताकि आप जो है ना विजडम उठाओ इसके बाद फौरी। Sixth MCQ हमारे पास है 52 years old female presented with history of pain and swelling in both knee joints for 4 years. She is taking paracetamol, naproxen, tramadol with little improvement in pain. On examination course crepitus आ गया। अब आपने देखो उसने सारी मेडिसिन तकरीबन ट्राई कर ली है, पैरासिटामोल भी ले लिया, और पेशेंट क्या है, अभी स्टिल उसकी जो है ना एक्टिव और कोर्स कैपिटस आ रहा है ड्यूरिंग एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें? अब देखो एनसेड्स और ट्रामाडोल सब ले चुका, अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स देने होंगे। इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स आप किस कंडीशन में नहीं दोगे? ठीक है मैडम, वो डायबिटीज। डायबिटिक पेशेंट हो, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट में आप जो है ना वो इंट्रा आर्टिकुलर तो फिर दे सकते हो, लेकिन ऑरल नहीं देते, प्रेफर करते हो ना दो। ये एमसीक्यू पास टेस्ट और पास मेडिसिन वालों ने डायबिटीज के साथ भी दिए हुए हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि आप जो है मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होते हैं ना, तो फिर भी इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड देने का फायदा नहीं होता। एक ये भी चीज समझी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इस साइट इन्वॉल्व्ड इन ऑस्टियोआर्थराइटिस? ये आप सबको पता है। ओवरऑल जो सबसे कॉमन है एंकल, सॉरी सॉरी नी। ठीक है। जो ओवरऑल आपके पास अगर पूछी जाएगी मोस्ट कॉमन आपके पास नी है, लेकिन अगर वो हैंड में पूछते हैं मोस्ट कॉमन तो फिर कौन सा बताना है? बेस ऑफ थंब। ठीक है, अपर लिम्स की पूछ लेते हैं या ओवरऑल पूछ लेते हैं, ये ध्यान रखना है एमसीक्यू में। एट्थ एमसीक्यू हमारे पास है, 57 years old female presented with gradual onset of right knee pain associated with mild swelling and several episodes of knee giving away. Examination with mild crepitus and medial joint line tenderness. There is no history of trauma. ESI and CRP are raised. X-ray shows moderate osteoarthritis of the medial tibiofemoral and patellofemoral compartment. Which of the following is the single most intervention for her? अब आपके पास जो सिंगल जॉइंट है तो सबसे टॉप मोस्ट आप क्या कराते हो? आपने लाइफ में भी देखा होगा, सबसे पहले जो एडवाइस करते हो फिजियोथेरेपी आप एडवाइस करते हो फॉर स्ट्रेटनिंग। ठीक है। उसके बाद अगर इससे फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप ऑरल पेन किलर्स पे डालते हो। इसमें आप आर्थ्रोस्कोपी का जो ऑप्शन दिया हुआ है इज इंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लॉकिंग और इफ सिम्प्टोमेटिक मेनिस्कल टियर्स और क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज इज सस्पेक्टेड। जब हम लोग क्लिनिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो पता चला वहां पे, जब हमने सीपीएसपी का मॉक दिया, कि पिछली दफा एग्जाम में नी जॉइंट पे आया था। अब नी जॉइंट में हमारे पास जो है ना मीडियल लिगामेंट्स और क्रूशिएट लिगामेंट्स को कैसे चेक करते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर को, ये फिर हमें क्लिनिकल में बहुत मुश्किल हुई तैयारी करने के लिए, क्योंकि रिटर्न में हमने बहुत अच्छा नहीं किया था उस टाइम पे। तो इसकी ना मैक्लियोड में एक वीडियो बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई नी एग्जामिनेशन की। मुझे लगा कि रिटर्न में भी उसको मुझे कर लेना चाहिए था। ये जो टीयर्स बताए हुए, मेनिस्कल टीयर्स, क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज, क्रूशिएट लिगामेंट से कौन कौन सी मूवमेंट होती है, ये मैक्लियोड ने ना, वो जो मैक्लियोड के मेथड की यूट्यूब पे वीडियो है सिर्फ 6 मिनट की, उसमें ना वो ड्रॉअर साइन और सारे साइन लिखे हुए आते हैं साइड पे वीडियो के साथ साथ। तो वो आपको अभी भी रिटर्न के लिए भी फायदा हो जाएगा, और उसका ये फायदा भी होगा क्लिनिकल में आपको तैयारी करना आसान होगी उसकी वजह से। तो फिर मैंने बाद में ये की थी, तो मैक्लियोड की वीडियो आपने यूट्यूब पे जरूर देखनी है। उसमें वो टीयर्स बताता है कि कौन कौन से टीयर्स से मतलब मेनिस्कल मेनिस्कस, जो मीडियल मेनिस्कस है, लैटरल मेनिस्कस है, कैसे मूव करते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट, ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनके रप्चर से या टीयर से क्या क्या हो सकता है। ठीक है। तो ये उस वीडियो में बहुत अच्छा मिल जाता है। इसके दो चार एमसीक्यूज इसमें भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास नाइन्थ है। 37 years old male presented with progressive worsening right knee pain which gets worse with going upstairs and rising from sitting position. Examination पे unstable looking right knee with no give way and or locking. अब वो लॉकिंग का फिनोमेनन भी समझाएगा उसमें मैक्लोड की वीडियो में, और ये सारा जो है ना ये पोजीशंस भी बनवा के मेथड्स कराएगा सारे। A valgus strain of his unlocked knee reproduces the pain, और ये वेलगस और वेरस का भी बताएगा सारा। तो ये आपके पास जो वेलगस है वो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट का होता है, और वेरस जो होता है वो लैटरल कोलैटरल। तो इसको ना इस तरह समझाना बहुत मुश्किल है। आपने ना वो यूट्यूब वाली वीडियो हर हाल में देखनी है, मैक्लोड वाली। आप नी जॉइंट एग्जामिनेशन लिखोगे और उसमें वो सारे साइंस बताएगा, साथ साथ फंक्शन भी बता रहा है।
तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की वजह से जो है ना वल्गस स्ट्रेन ऑफ हिज अनलॉक नी रिप्रोड्यूसेस द पेन, वो वल्गस स्ट्रेन पे पेन होगा प्रोड्यूस। वो मेथड देखोगे सारा समझ आ जाएगा कि कौन कौन से लिगामेंट किधर है और उसकी वजह से क्या क्या साइंस होते हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो लिगामेंट। 10th MCQ है, which one of the following clinical characteristics is more suggestive of non-articular problem rather than the articular problem? अब आपके पास जो है आर्टिकुलर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं? हाँ जी, आर्टिकुलर जॉइंट है ना बेसिकली। Articulate, cartilage, joint साइनेबल capsule. हो गया, साइनेबल फ्लूइड, कार्टिलेजेस और इंट्राआर्टिकुलर वेरी लिगामेंट। गुड। टोटल उसमें जो जॉइंट की स्टार्ट से करो तो अंदर साइनोवियम, फिर साइनोवियल फ्लूइड है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट्स है, जॉइंट कैप्सूल है, जुक्स्टा आर्टिकुलर बोन हो गई। बाकी जो आपके पास नॉन आर्टिकुलर में वो उसके पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें लिगामेंट्स भी उसमें आते हैं, और जो आपके पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट्स है, टेंडन्स, बर्सास, मसल सारे उसका पार्ट है, फिर बोन्स भी और ओवरलाइन स्किन भी। तो अब पेन ऑन एक्टिव मूवमेंट्स बट नॉट ऑन पैसिव मूवमेंट्स, ये आपके पास किसको शो करती है? नॉन आर्टिकुलर प्रॉब्लम को। पैसिव मूवमेंट्स और एक्टिव मूवमेंट्स का क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, पैसिव मूवमेंट कौन सी होती है और एक्टिव कौन सी होती है? एक्टिव जो है वो पेशेंट खुद कर रहा होता है, ठीक है। पैसिव जो होती है जो आप उस एग्जामिनर उसकी खुद कराता है। कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें दोनों पे पेन होता है, एक्टिव पैसिव मूवमेंट्स? ये हमने पहले एमसीक्यू किया था। आरए में फ्रोजन शोल्डर में, ठीक है, इसका भी एमसीक्यू आता है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। 11th एमसीक्यू हमारे पास है, which of the following is the characteristic feature of non-inflammatory rheumatic disorder rather than inflammatory disorders? अब आपके पास जब मैंने ये वाला पढ़ा तो तब मुझे पता चला, पहले मैं समझती थी कि हमारे पास जो है ना ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी इन्फ्लेमेटरी में होता है क्योंकि आर्थराइटिस है, पहले मैं ये समझती थी। फिर डिवीजन जो मैंने पढ़ी जॉइंट्स की वो बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक मैकेनिकल आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेटरी के अंदर ये आते हैं और रीमाटाइड वगैरह, और ये मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक में आता है जो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और जो तीसरा होता है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन वाला गाउट और सूडो गाउट। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन होती है। तो आपके पास जो है ना वो पूछ रहे हैं नॉन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन इन्फ्लेमेटरी रूमेटिक डिसऑर्डर। डे टाइम जल फिनोमिनन। अब डे टाइम जल फिनोमिनन होता क्या है? जो कि एक्टिविटी पे वर्स हो रही है उसकी पेशेंट के मूवमेंट, ठीक है, वो हमारे पास नॉन इन्फ्लेमेटरी यानी मैकेनिकल वगैरह में ज्यादा होता है। 12 MCQ है हमारे पास। A 32 years old male who is working as a clerk presented with pain in his upper forearm during writing. On examination, he has elbow pain with wrist dorsiflexion and finger extension. There is no weakness. What is the most likely diagnosis? अब जो टेनिस एल्बो है, ठीक है, टेनिस एल्बो की पोजीशन, जब आप टेनिस खेल रहे होते हो तो पोजीशन क्या होती है हैंड की? अपना हैंड बनाओ टेनिस, जैसे टेनिस की बॉल आप कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप कर रहे हो तो आपका रिस्ट को क्या होता है? खुद बताओ मुझे, कोई भी फ्लेक्शन अन्य हो रही खेलते होती है। हो, रिस्ट आपके पास डॉर्सिफ्लेक्स हुई हुई होती है, ठीक है। हम्म। और आप जब टेनिस खेल रहे हो तो ये सेम इसी पोजीशन में टेनिस एल्बो होता है, ठीक है, जिसका पेन वर्स होता है। और इसके साथ आप टेनिस एल्बो की डीडी में क्या आता है? टेनिस डिसलोकेशन हो एल्बो सकती है। नहीं, हमारे पास डीडी में क्या आएगा? जो एग्जैक्ट आता है लेकिन उसकी टेंडर पॉइंट नीचे होता है थोड़ा सा, एक ये डिफरेंस होता है उसका। एक अल मगरिबी में टेबल बना हुआ है, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस, लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, ठीक है। अब जो लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस उसमें आपके पास जो लोकेशन होती है, पेन की पोजीशन बिल्कुल टेनिस वाली होती है, लेकिन उसकी पेन की लोकेशन थोड़ी सी नीचे होती है, एल्बो पे नहीं होती। 3 to पता नहीं कुछ सेंटीमीटर लिखा हुआ था, नीचे होती है। कोई भी आप में से अलमगरिबी का वो टेबल शेयर कर देगा, ठीक है, वो इकट्ठे ही दिया हुआ है इसमें। इसका टिपिकल लेटरल एपिकॉन्डाइल पे पेन होता है, जो लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस है उसका थोड़ा सा नीचे होता है पेन। ये ऑप्शंस दिया हुआ था डिफरेंस। 13 MCQ है, 35 years old male presented with complaints of acute। अब आपने ना ये टेनिस एल्बो और जो गोल्फर्स एल्बो ना, ये अपने हैंड की पोजीशन बना के याद रखना है कि कैसे आप आर्म को फुल खोल रहे हो जैसे टेनिस को खेलते हो, फिर डॉर्सिफ्लेक्स करना है, फिर टेनिस को जैसे खेलते हो टेनिस बॉल। तो इस तरह आपकी पोजीशन बनती है और इसी को टेनिस एल्बो बोलते हैं, इसी पोजीशन में पेन वर्स होता है उसका। 13 MCQ है, 35 years old male presented with complaints of acute severe pain in the right knee associated with swelling.
अब एक पेन है राइट नी में, एसिमेट्रिकल हमें पता चल गया, एक्टिव और पैसिव दोनों पे हो रहा है। एस्पिरेशन पे 20,000 WBCs विद 80% न्यूट्रोफिल्स एंड ब्राइटली नेगेटिव बायरफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स। अब आपके पास एक होते हैं नेगेटिव, या वो होते हैं या वो पार्शियल पॉजिटिव या नो बायरफ्रिंजेंट, तो ये डिफरेंस होता है। अच्छा, इसमें जो नेगेटिव होता है वो हमारे पास गाउट के होते हैं क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टलाइन आर्थ्रोपैथी में आते हैं, गाउट सूडो गाउट। जो गाउट है इसमें नेगेटिव, और सूडो गाउट में या तो पॉजिटिव होंगे पार्शली पॉजिटिव, या नो बायरफ्रिंजेस, मतलब कोई असर ही नहीं पड़ेगा पोलराइज लाइट पे। ये इसकी ना पिक्चर पास टेस्ट या पास मेडिसिन के MCQs में पिक्चर दी हुई होती है, पोलराइज लाइट डाली तो क्रिस्टल्स में जो है ना बायरफ्रिंजेंस आ गई। अगर नेगेटिव आई तो फिर मतलब उसकी कलर चेंज से आप डिसाइड करते हो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या तो कोई डिफरेंस नहीं होगा या पार्शियल पॉजिटिव होगी, तो वो हमारे पास सूडो गाउट है। समटाइम्स वो MCQ कर दे देते हैं कि विद नो बायरफ्रिंजेंस, तो उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो अच्छा सूडो गाउट में तो पार्शियल पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, तो नो का क्या मतलब है। तो जो सूडो गाउट है उसमें या तो नहीं होगी या पार्शियल पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ जी, कलर पोलराइज लाइट डालने पे ना कलर चेंज होता है, ग्रीन और ब्लू, कुछ आप नेट पे देखोगे ना, उसकी पोलराइज लाइट क्रिस्टल्स पे डाल रहे हैं हम लाइट और उसके बाद कलर चेंज आ रहा है। ये ना पास्ट टेस्ट में हम्म जब हम कर रहे थे, पास्ट टेस्ट में इसकी पिक्चर थी अच्छी, बहुत अच्छी, उसमें उन्होंने सिर्फ हम्म पिक्चर दी हुई होती थी सिनेरियो में। तो ये आप लोग देखिएगा जरूर इसको, बायफ्रिंजेंस का मतलब भी यही होता है ना कि डबल रिफ्लेक्शन हो रही होती है, आती है कलर वही का। मतलब कलर्स की। हाँ। ठीक है, 14 MCQ है। 40 years old male presented with complaints of sudden onset of excruciating pain in the left first tarsometatarsal joint after a lavish dinner. Joint fluid shows negative birefringent crystals. What is the best initial treatment? आपको पता है गाउट सूडो गाउट, इसमें आपके पास ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन आपने पेन किलर्स ही देने होते हैं, एनसेड्स। अगर उसके बाद आपके पास एक्यूट फेज गुजर जाती है तो डिपेंडिंग अपॉन द यूरिक एसिड लेवल आप स्टार्ट कराते हो उसको लोअरिंग ड्रग्स ना, लेकिन आपने वो 14 डेज का वेट करना होता है, एक्यूट फेज में आप दे नहीं सकते। 15 MCQ है। 27 years old athlete presented with sudden onset of pain in his big toe after a 10-kilometer marathon race. Uric acid 5.5. What is the probable diagnosis? आपके पास जो है ये आपके पास एक्यूट गाउट की दी हुई है पिक्चर, डिहाइड्रेशन इसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। नहीं, हमारे पास गाउट में हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। जो हमारे पास सूडो गाउट है या तो पार्शियल पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, नो या पार्शियल पॉजिटिव, ये वर्ड लिखा हुआ होता है उसके साथ, नो और पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती सूडो गाउट के अंदर। 16 MCQ हमारे पास है। 55 years old diabetic patient with a history of stage 4 kidney disease with acute gouty arthritis of the left knee joint. अब डायबिटिक पेशेंट है, देखो यहाँ पे इन्होंने स्टेज 4 है, अपने कॉल्चिसिन और वो तो एनसिड्स तो उड़ गए। अब हमारे पास ऑप्शन बचा स्टेरॉइड्स का, डायबिटिक है, ओरल स्टेरॉइड्स तो वैसे ही नहीं दे सकते, और सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व है, इसमें आप इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड दे दोगे। 17 MCQ है। 60 years old male with progressive pain in his hand. Labs were done which showed high CRP with negative rheumatoid arthritis vector. X-ray of the hands is done which shows well-defined erosions with sclerotic margins and with relatively preserved joint spaces, soft tissue masses. अब आपके पास कौन सी डिजीजेज हैं जिनमें जॉइंट स्पेस लॉस हो जाती है? रूमेटाइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, इनमें आपके पास लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस होता है। अब रूमेटाइड में आपके पास पेरिआर्टिकुलर इरोजन्स मिलती हैं, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं मिलती। अब ये टोफेशियस गाउट है जिसमें आपके पास जॉइंट स्पेस प्रिजर्व और स्क्लेरोटिक मार्जिन आ रहा है और सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग्स जो कि टोफाई फॉर्मेशन को शो कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो है ना एक्सरे फाइंडिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस, ये आपको पता होना चाहिए, ये MCQs आते हैं इनके। 55 18 MCQ है। 55 years old male presented with acute flare of chronic tophaceous gout with pain and swelling of multiple joints of the hand. Patient has history of upper GI bleed due to duodenal ulcers 2 months back. He was taking colchicine but developed diarrhea. After that, which of the following is the best treatment? अब आपने इसको प्रेडनिसोलोन देना, ओरल स्टेरॉइड देना, क्योंकि नेप्रोक्सिन ड्यूडेनल अल्सर्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और कॉल्चिसिन डायरिया में नहीं दे सकते। एक ये चीज पूछी हुई होती है मुझसे ना, एक इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था जब मैं पाकिस्तान में थी, SR के इंटरव्यू में पूछा था उन्होंने मुझसे, कॉल्चिसिन की कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ यूज, तो डायरियल इलनेस जब मतलब लाइक आपके पास पेशेंट साइड इफेक्ट जिसमें आपने स्टॉप कराना था, डायरियल इलनेस है, लेकिन मुझसे उन्होंने यही पे पूछा था कि डायरियल इलनेस कितने अरसे बाद आप रीस्टार्ट करा सकते हो। उस टाइम पे मैंने तुक्का मारा था, मेरा ख्याल है 6 वीक्स, लेकिन आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे खुद नहीं पता, मैंने आखिर रिसर्च नहीं किया था, ठीक है।
कि कॉलचिसिन कितने अरसे बाद स्टार्ट करा सकते हो वापस या नहीं। डायरियल इलनेस में तो आपने स्टॉप करानी होती है क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है डायरिया। 19 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरयूरिसीमिया। आपके पास सबसे लिखा हुआ भी है अल-मगरिबी ने बड़ी बड़ी लाइन में कि डिमिनिश्ड रीनल एक्सक्रीशन 90% ऑफ द केसेस में यही कॉज बनती है। 20 MCQ हमारे पास है, एक सेकंड ये पिक्चर, which one of the following is not an indication of urate lowering therapy in patients with hyperuricemia। अब आपके पास क्या क्या इंडिकेशन होती है ट्रीटमेंट की। एसिम्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया को आप डिफाइन करते हो कि 7 मिलीग्राम से ज्यादा हो और कोई साइंस और सिम्टम्स ना हो। और आप जो है ना गाइडलाइंस कहती हैं कि एसिम्टोमेटिक में आपने तब ट्रीट करना है जब 14 से ऊपर हो। जापानीज में हर कंट्री की अपनी गाइडलाइंस हैं, तो जापानीज लोगों में ज्यादा यूरिक एसिड का होता है, तो फिर उसमें आपने 8 से ऊपर पे स्टार्ट करा देनी होती है ट्रीटमेंट एसिम्टोमेटिक में। और एसिम्टोमेटिक में हमारे जैसे हम 14 से ऊपर पे स्टार्ट कराते हैं, पहले तो हम मॉडिफिकेशन ही करते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। 21 MCQ हमारे पास है, 53 years old patient with diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidemia, ischemic heart disease, CKD, and which has high uric acid level and routine follow-up testing. Which of the following drugs is associated with worsening of hyperuricemia in this patient? अब आपको पता होना चाहिए जो लो डोज एस्पिरिन है, अब वो लो डोज से मुराद क्या ले रहे हैं, 1 to 2 ग्राम पर डे। ठीक है, ये आपके पास जो है ना वो इसके सिम्टम्स को वर्सन करती है। अच्छा, अब हमारे पास हार्ट वाले पेशेंट में हम कितने देते हैं? हार्ट वाले 75 है, पेशेंट 75 कितनी देते हैं, मिलीग्राम ग्राम? मिलीग्राम। मिलीग्राम देते हैं। तो 1 to 2 वाली जो है ना वो खराब करती है। इससे एक आता है कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर के साथ भी इसका एमसीक्यू, तो उसमें आपने देनी होती है। ठीक है, उसमें आपने सिलेक्शन इसकी करनी होती है कि आप कंटिन्यू करोगे। 22 MCQ हमारे पास है, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ यूरिक एसिड स्टोन्स हैज अ यूरिक एसिड लेवल 9.5। अब देखो सिम्टोमेटिक है, वैसे ही सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक में तो 14 से ऊपर था। अब उसको स्टार्ट करा दिया उन्होंने एलोपेनिमा पे। टारगेट आपने कितना रखना है? या आपसे लेमैन से मतलब ये जो है ना आपसे आम रूटीन में भी पेशेंट आते हैं तो पूछते हैं यूरिक एसिड कितना टारगेट रखें, तो नॉर्मली आपका टारगेट होता है कि आप जो है ना वो 6 से कम रखोगे। अगर सिम्टम्स और साइंस मजीद इंप्रूव करने हैं तो फिर आप 5 से नीचे। और ये भी आपसे पूछते हैं कि कितने कितने अरसे बाद मेजर कराना होता है। इनिशियली आप मेजर कराते हो 2 to 5 वीक्स ड्यूरिंग टाइट्रेशन थेरेपी, और जब 6 से कम हो जाता है फिर 6 मंथ कराते हो। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 23, एक सेकेंड। Of 70 years old female who is recovering from an abdominal paraumbilical hernia, surgery complains of pain, a sudden onset of right knee pain associated with swelling. एग्जामिनेशन पे उसका वार्म टेंडर जॉइंट है। आपके जहन में आ गया कि जो है ना उसमें आपके पास एक्यूट गाउट हो सकता है, सूडो गाउट हो सकता है, या फिर सेप्टिक। आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन पे 90% न्यूट्रोफिल्स और नेगेटिव ग्राम स्टेन और 15,000 WBCs हैं। पोलराइज माइक्रोस्कोपी पे आपके पास एब्सेंट बायरफ्रिंजेंस आ गई। मैंने आपको बताया था या तो एब्सेंट होगी या तो नहीं होगी या फिर पार्शियल पॉजिटिव, तो अब आपको सिंपल पता चल गया सूडो गाउट है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू 24 है, which of the following electrolyte is a risk factor for chondrocalcinosis। आपने पढ़ा था कि विल्सन सिंड्रोम के साथ, विल्सन डिजीज के साथ हमारे पास होता है सूडो गाउट, और हमारे पास हीमोक्रोमेटोसिस के साथ भी। तो उसमें हाइपोफॉस्फेटीमिया भी एक रिस्क फैक्टर लिखा हुआ था इसका, अगर आपको याद होगा हमने केस्ट्रो में किया था ये। सूडो प्री मेनोपॉजल वीमेन में हाइपरयूरिसीमिया ट्रीट नहीं करते। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहीं कुछ पढ़ा। इस चीज का मुझे नहीं पता, करते ही हैं हम तो, देते हैं दवाई, दे देते हैं उठा के उसको। टीपीएन के साथ भी बिल्कुल हाइपोफॉस्फेटीमिया होता है। और हाइपोफॉस्फेटीमिया के सिम्टम्स क्या थे? मसल वीकनेस होती है। हाँ जी। 20 इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से पेशेंट ज्यादातर मसल टेंडरनेस वगैरह के साथ ही आता है। 25 MCQ है, हाँ टिनोफोविर के साथ भी हाइपोफॉस्फेटीमिया था। वेरी गुड। हाइपोफॉस्फेटीमिया बहुत सारी चीजों के साथ हो रहा होता है, मैंने इसको अलग करके लिखा भी था क्योंकि मुझे अक्सर मिल जाता था। अभी आप हीमाटोलॉजी करोगी, हीमाटोलॉजी में भी आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस मिलेंगे उनके साथ। अच्छा,
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, a 57 years old male with a diagnosis of hereditary hemochromatosis or twice monthly venesection presented with pain in both hands, wrist and knees. You ordered an X-ray of both hands. Which of the following radiographic features is associated with arthritis of the hemochromatosis? मैंने आपको बताया कि इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पास हुक लाइक ऑस्टियोफाइट्स जो है ना वो हर उसमें जो है ना क्या क्या देना होता है आपने सॉरी इलेक्ट्रोलाइट फाइंडिंग इसमें आप सॉरी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग आपके पास क्या क्या हो सकती है इसमें ठीक है तो हमारे पास इसमें हुक लाइक ऑस्टियोफाइट्स मिलते हैं 26 MCQ हमारे पास है 45 years old female presented with complaints of pain in small joints of hands for 6 months. She had an X-ray of both hands which shows periarticular erosions and subluxation loss of joint space. आप मैंने कहा था आपको लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस दो चीजों में होती है ऑस्टियो में और रीमेटाइड में लेकिन अब आगे चलते हैं कि इसमें आपके पास मेटाकार्पो और प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स दिखाए हुए हैं जो कि टिपिकल हिस्ट्री हमारे पास स्मॉल जॉइंट्स की रीमेटाइड आर्थराइटिस के साथ जाती है और ये हमारे पास जो जेस्ट वाला यूलार क्राइटेरिया अप्लाई करो इस पे उसमें हमारे पास सीआरपी सारे रेज्ड हो जाना सारे सीरोलॉजी के पॉइंट्स हैं नेक्स्ट पेज पे इसमें आपके पास यूलार क्राइटेरिया दे भी दिया है इन्होंने इसका निमोनिक हमने जेस्ट बनाया है जे से जॉइंट्स ए से एक्यूट फेस रिएक्टेंस एस से सीरोलॉजी डी से ड्यूरेशन मेरे साथ एक कोलीग थे उनका लॉन्ग केस में आया था ये तो उनका वायरल आर्थराइटिस था क्योंकि पेशेंट की हिस्ट्री 10 डेज की थी उन्होंने वो केस देखा हुआ था वैसे लेकिन जब आया था तो उन्होंने डीडीज में उसको वायरल आर्थराइटिस टॉप मोस्ट बताया था और सेकंड मोस्ट डिफरेंशियल न्यूमेटाइड क्योंकि वो एमएच का पेशेंट था और उसके चार्ट पे लिखा हुआ था एडमिटेड फॉर वर्कअप ऑफ न्यूमेटाइड आर्थराइटिस क्योंकि आप 6 वीक से कम पे ना कम चांस होता है अगर जो है आप 6 से ऊपर इसका स्कोर आ जाए ना इन नंबर्स में तो कंफर्म रीमेटाइड होता है 27 MCQ है 38 years old female presented with pain and swelling in the fingers of both hands and wrist for 5 months worsened over the last 2 months. Examination पे उसके जो है ना symmetrical swelling of both proximal interphalangeal joint in both hands along with erythema and swelling. Labs were done which showed HP 12.1, ESR 65 mm per hour, CRP उसका 45, R effective negative, anti-CCP. लेकिन अब जब इसमें JAST अप्लाई करोगे ना तो वो इसका क्राइटेरिया इसमें 6 से ऊपर जा रहा है तो ये इसमें आपको कोई वर्कअप कराने की जरूरत है तो कंफर्म हो जाता है कि इसको र्यूमेटाइड है 28 MCQ है 39 years old male presented with pain and swelling of both small joints of hands is diagnosed as a case of rheumatoid arthritis. Which of the following is the initial long-term drug of choice for him? आपको पता है कि इसमें सबसे पहले आपने मीथोट्रेक्सेट स्टार्ट करनी होती है डिजीज एक्टिविटी स्कोर किसी को पता है क्या होता है हाँ जी इसमें आपके पास डिजीज एक्टिविटी स्कोर ना इसमें आप होता है ना देखते हो ESR नहीं उसमें हमने इसमें ESR CRP का रोल नहीं होता मैं आपको ना इसके बाद क्लास के बाद भेजती हूँ ठीक है तो इसमें आपने जो है ना वो देखना होता है कि डिजीज एक्टिविटी स्कोर जो है ना डिसाइड करता है कि आपने क्या क्या ट्रीटमेंट देना है स्टार्ट में तो उसका ये ना डेविडसन में बहुत अच्छा बना हुआ है टेबल डिजीज एक्टिविटी स्कोर का अगर आप डेविडसन से खुद निकाल लो तो ठीक है नहीं तो मेरे पास पड़ा हुआ भी है स्क्रीनशॉट्स में मैं इसके बाद भेज दूंगी डेविडसन में डिजीज एक्टिविटी स्कोर का सबसे अच्छा दिया हुआ है अच्छा 29 MCQ हमारे पास है A 25 years old female is diagnosed as a case of seropositive rheumatoid arthritis. She is married and wants to start a family soon. आपको पता है सल्फासेलाजीन सबसे सेफ होती है इसमें यहाँ पे हम देते भी सल्फासेलाजीन है अगर कंसीव कर लो मिथोट्रेक्सेट को कितना अर्सा पहले बंद करते हैं 3 month 3 मंथ लिफ्लोनामाइड को कितना अर्सा पहले 2 year 2 years वेरी गुड और अगर उसको जल्दी वॉश आउट कराना है तो क्या देते हो cholestyramine कोलेस्टेरामिन वेरी गुड 30 MCQ हमारे पास है 36 years old female diagnosed as a case of rheumatoid arthritis on methotrexate and HCQ with folic acid presented with painful mouth ulcers. माउथ अल्सर्स का डेवलप हो जाना methotrexate की वजह से इसका मतलब है टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई है फौरी methotrexate को स्टॉप करना है और फॉलिनिक एसिड देना है फॉलिक एसिड और फॉलिनिक एसिड में क्या डिफरेंस है हाँ जी ये फोलिक एसिड एक्सपेंसिव होता है और उसकी अवेलेबिलिटी ब्लड में ज्यादा होती है वेरी गुड एक्सपेंसिव होता है बिल्कुल सही है और दूसरा ये था इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होती है इसका मतलब लाइक ज्यादा क्वांटिटी में आ जाता है ब्लड में
31 MCQ हमारे पास है कि 36 years old female is diagnosed as a case of rheumatoid arthritis on methotrexate presented with burning micturition. She is diagnosed as having acute cystitis. Which of the following antibiotics should be avoided? आपको पता है कि आपके साथ जो कोट्राइमोक्साजोल का कॉम्बिनेशन इसके साथ इम्यूनोसप्रेशन के साथ ज्यादा बोन मैरो सप्रेशन कराता है और पैनसाइटोपिनिया करा देता है। हाँ जी, पैनसाइटोपिनिया का क्या निमोनिक था हमारे पास? ड्रग्स कॉजिंग पैनसाइटोपिनिया। फास्ट नहीं, वो तो फोटोसेंसिटिविटी का था। फोटोसेंसिटिव अब आपने इसका बताया, था अब अपने क्वेश्चन आप खुद निकालोगे। फास्ट का बाद में चलते हैं, पहले इसका बताओ। एपिलेप्टिक पेशेंट है, डायबिटिक है। ओके ओके ये वाला निमोनिक हमने बनाया था फार्मा में, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है। 32 आप लोग रिवीजन कर रहे हो साथ साथ चैप्टर्स की अपने? अब तो 3 मंथ्स ही रह गए हैं मैडम सिर्फ। आज के लिए इतना काफी नहीं है मैडम 30। हमने ये 3 दिन में खत्म करना है आगे चैप्टर, इसलिए 40 MCQs करेंगे तो होगा। डॉक्टर डूडूज, इसके बाद ये विजडम के सेशंस होंगे क्या? विजडम के आप में से कोई भी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने MCQs डिस्कस कर लेगा, जैसे आप लोगों ने पास मेडिसिन की है। 100 MCQs हम ऐसे ही करते थे पहले भी ना बैचेस में, तो वो आप लोग डिस्कस कर लोगे। फिर उसके बाद जो है ना आप एक अपने जो कंपाइल कर लोगे अपनी जो जो क्यूरीज विजडम रिलेटेड होगी, क्योंकि मैंने आपको साइकेट्री सारी पढ़ा दी है विजडम से। फिर मेरा ख्याल है बहुत थोड़ी क्यूरीज बचती हैं। जो लास्ट बैच था उसमें बहुत थोड़ी क्यूरीज थी, कुछ 6 MCQs थे मैक्सिमम, शायद 20 जिनकी क्यूरीज बची थी, और मैंने कुछ जो खुद मार्क किए थे जो गलत थे वो मैंने ठीक करा दिए थे। और मैं साथ साथ विजडम के बताती भी रहती हूँ, तो आप लोगों को जो क्यूरी लगेगी कि मतलब समझ नहीं आ रहा, वो आप अलग नोट करके रखोगे और फिर हम एक सेशन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, और उसमें आप फिर एहतियातन दोबारा से भी बस जिक्र कर देंगे ना जो गलत वाले हैं, ताकि जब हम विजडम उठाएं तो हाँ उसको करेक्ट कर दें, है ना? हाँ जी ठीक है। बिल्कुल। अभी आप पे डिपेंड करता है, जब आप कंप्लीट कर लोगे मुझे कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सारे MCQs की वो लिस्ट भेज देगा कि ये हमें गलत लगे हैं, मतलब क्यूई वाले लगे हैं, तो यार फिर वो मैं उसे पढ़ के फिर हम लोग अच्छा, एक ये सेशन लेक्चर्स की रखेंगे। रिकॉर्डिंग तो रहेगी ना इंशाल्लाह एग्जाम के करीब ये तक? आपके एग्जाम क्योंकि तक की है। हाँ जी। बीच में। हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। 32 MCQ हमारे पास है। A 30 years old female is presented with 6 months history of pain and swelling in her hands. Examination पे high positive rheumatoid arthritis factor and anti-CCP with high titer ANA level. Which drug should be started initially? जब भी आप याद रखना है रूमेटाइड की पेशेंट में ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो आप शॉर्ट कवरेज के लिए प्रेडनिसोलोन देते ही देते हो, क्योंकि पेशेंट जो है वो फ्लेयर के साथ ही आता है, स्वेलिंग के साथ ही आता है, तो स्टेरॉइड का आपने कवर देना होता है साथ। ठीक है। ये MCQ आता है और बहुत कॉमनली आता है, खाली लोग मीथोट्रेक्सेट चूज करके आ जाते हैं, ये याद रखना है कि स्टेरॉइड का कवर देना होता है। 33 MCQ हमारे पास है। 48 years old patient with a history of rheumatoid arthritis for 15 years presented with complaints of ptosis, diplopia on and off at evening time for 1 month. She also complains of difficulty in combing her hair and climbing stairs for 2 months. आपको टिपिकल हिस्ट्री पता चलती जा रही है कि माइस्थीनिया की है, डे टाइम फटीग और प्रॉक्सिमल मायोपैथी। डिमार्ट स्टार्ट की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हर सिम्टम्स? हाँ जी, क्या कॉज होगी इसमें? इसमें आपके पास कौन सी ड्रग है जो कि माइस्थीनिया को वर्स करती है? न्यूरो में हमने पढ़ा था पेनिसिलिन। पेंसिलामिन। ठीक है। पेंसिलामिन के क्या इफेक्ट्स थे? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कौन से वाला नेफ्रोटिक? मेम्ब्रेनस अवेयरनेस करता रहे मेम्ब्रेनस करता है। और पेंसिलामिन के साथ कौन सी ड्रग्स देनी थी? न्यूरोपैथी कराता था ना विटामिन, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी? विटामिन B6। B6 या B12 में से कोई था। ठीक है, देख लेना, ये MCQ हमने किए हैं पहले। 34 MCQ हमारे पास है। 41 years old rheumatoid arthritic patient on 15 milligram per week dose of methotrexate came for monthly blood test which shows ALT 65. What should be the correct course of action for this patient? आपने जो है ना उसको सेम डोज में कंटिन्यू करना है। ALT बहुत ज्यादा रेज नहीं है, स्लाइटली हल्का सा ही है। ठीक है, फॉलोअप रखना है उसका। 35 MCQ हमारे पास है। 59 years old patient with a history of long standing rheumatoid arthritis with multiple flares presented with left hip and groin pain. It is very painful to bear weight on the left side. अब देखो वेट नहीं बेयर कर पा रहा, एक्सरे नॉर्मल आ गया, इसका मतलब है ये टिपिकल ऑस्टियोमाइलाइटिस की पिक्चर है। इसमें आपने MRI कराना होगा। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी एक फ्रेंड थी, एस्थमाटिक थी, स्टेरॉइड यूज करती थी,
उसको पता चला कि उसका सारा जो है ना वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ स्टार्ट हुई थी उसकी फेमोरल की, उसे लिंपिंग स्टार्ट हो गई थी, तब पता चला उसको। 36 MCQ हमारे पास है। A patient has developed nephrotic syndrome, renal biopsy पे कंफर्म हो गया है कि deposits in the mesenterium and capillaries with stain pink with Congo red। ठीक है, ये MCQ देखो अब डिफरेंट तरीके से आता है। And appears as green birefringence under polarized light। What is the likely diagnosis? अब देखो ये आपके पास जो ग्रीन बायफिंजेंस नजर आ रही है, ये आपके पास ये आपने देखना है कि किस तरह की होती है। ठीक है, अब ये टिपिकल सिनेरियो है कि एमाइलोडोसिस वगैरह डेवलप हो रहा है हमारे पास र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के बैकग्राउंड में। ठीक है, डबल लाइन साइन जो है ना एवेस्कुलर नेक्रोसिस में भी आता है, और एक और डबल लाइन साइन ना उसमें भी होता है, सूडो गाउट गाउट में से किसी में, वो देख लीजिएगा, आप कंफर्म कर लीजिएगा। 37 MCQ, which of the following clinical findings is most commonly found in the hands of a patient with rheumatoid arthritis? सबसे ज्यादा कॉमन फाइंडिंग याद रखना है, अल्नर डेविएशन होती है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की। 38 MCQ है, 47 years old male diagnosed with pain and swelling in his right calf for 6 hours. He is a diagnosed case of rheumatoid arthritis. On methotrexate, there is no history of trauma. Examination पर tenderness, रेडनेस है राइट काफ की विद पॉजिटिव होमन साइन। अब तो पता है ना आपको, होमन साइन ओमिट हो चुका है क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप उसे करोगे ना तो इम्बॉलस डिसलॉज कर दोगे। ठीक है, होमन साइन पॉजिटिव आ जाता है तो दो चीजें हो सकती हैं, आइदर डीवीटी या रप्चर्ड बैकर सिस्ट। तो अब हमारे पास इसके साथ जो होती है रिमाटाइड के साथ एसोसिएशन रप्चर्ड बैकर सिस्ट की होती है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास रप्चर्ड बैकर सिस्ट बनता है। 39 MCQ है, 65 years old female with a history of long standing rheumatoid arthritis on treatment presented with left foot drop for 1 day duration। एग्जामिनेशन पे उसकी लॉस ऑफ लेफ्ट फुट डॉर्सिफ्लेक्शन, एब्सेंट लेफ्ट एंकल जर्क, लैब्स वर डन विच शोज हाई एसआर, सीआरपी पॉजिटिव आरए फैक्टर। व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट? अब आपने याद रखना है कि रूमेटाइड एसोसिएटेड दो चीजें हो सकती हैं, आइदर वेस्कुलाइटिस हो सकता है, आइदर इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी। वेस्कुलाइटिस कैसे होगा? हाँ जी, कैसे होगा? सडन ऑनसेट, याद रखना है वेस्कुलाइटिस का हमेशा सडन ऑनसेट। जब भी आप कहते हो कोई वेस्कुलर फिनोमिनन हुआ है, सडन ऑनसेट का। ठीक है, और ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है, इसमें आपने स्टेरॉइड्स देने हैं और रिटॉक्सिमैब वगैरह। और अगर इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी है, नर्व कंप्रेस हो रही है, उसका ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, उसमें आपने फौरी फौरी सर्जरी करानी होगी। ये एमसीक्यू दो तरीके से आता है, इसमें आपने डिसाइड करना होता है कि इसमें इंट्रैपमेंट होगी या फिर आपके पास वेस्कुलाइटिस है। सडन ऑनसेट या बहुत ही मतलब कुछ 1 डे की हिस्ट्री है सिंपल, तो फिर आपके पास क्या है, वेस्कुलाइटिस है। Last MCQ आज का, patient with a rheumatoid arthritis feeling fatigued over the last 2 months. She is taking methotrexate, sulfasalazine for rheumatoid arthritis. एग्जामिनेशन पे सप्लीनोमेगाली आ गई है, लास्ट है उसकी टीएलसी कम। ट्राइड होता है इसमें लिम्फोपिन, आपके पास न्यूट्रोपिनिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सप्लीनोमेगाली, इसको बोलते हैं फेल्टी सिंड्रोम। ठीक है, आवाज का मसला किसी और को भी हुआ है? नहीं। शायद आपके साइड पे कोई प्रॉब्लम होगा नेट का। ठीक है, तो ये फेल्टी सिंड्रोम है हमारे पास। जब मेरा शॉर्ट केस की मैं सीपीएस में मॉक में कर रही थी प्रेजेंटेशन, तो मेरे पास र्यूमेटॉइड का, मैंने आपको पहले भी बताया था, केस था। मैं जल्दी जल्दी जो है उसके हैंड्स देख के, शोल्डर और नेक मूवमेंट्स देख के, मैं उसके माउथ अल्सर्स, पैलर, ये चीजें देखने लगी, और उसके बाद मैंने उसको लिटा के जो है ना उसकी स्क्रीन चेक करनी शुरू कर दी। तो जो हीमाटोलॉजिस्ट थी उन्होंने मुझे बोला कि इससे ज्यादा मैम फूड आवाज नहीं आ रही। किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है शायद? नहीं, हमें आ रही है। मुझे आ रही है मैडम। सबको आवाज डॉक्टर आ रही शाजिद आप अपने बिहाफ पे देखो, शायद आपके उसमें प्रॉब्लम होगा कोई। कोई नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, फिर उसमें जो है ना वो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि हमेशा जो है ना रिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में फेल्टी सिंड्रोम इतनी रेयर कॉम्प्लिकेशन है कि आप स्क्रीन के पीछे भागी हो, पहले आपको फुट एग्जामिनेशन करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि लोकोमोटर सिस्टम था आपका, तो आपने लोकोमोटर सिस्टम पूरा करना है पहले, इसके बजाय कि आप स्क्रीन देखो। तो उन्होंने कहा था बहुत ज्यादा फेल्टी सिंड्रोम बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है, और मतलब लेट एज में होती है, ओल्डर एज पेशेंट में। तो ये बात उन्होंने रिमेटोलॉजिस्ट ने उस टाइम बताई थी। चले, इसके साथ हमारा ये 40 एमसीक्यूज हो गए, और इंशाल्लाह कल 45 करके, नेक्स्ट 45 करके 3 दिन में वेडनेसडे तक हमारी हो जाएगी रिमेटोलॉजी कंप्लीट, और फिर 3 दिन की हिमेटोलॉजी है। ठीक है, मैडम आपने कल बोला था कि हेमाटोलॉजी करेंगे। नहीं हिमेटोलॉजी कहा था मैंने।
आज हम 3 दिन में वेडनेसडे तक रीमाटोलॉजी कर लेंगे और फिर आगे 3 दिन में ना हीमाटोलॉजी करेंगे इंशाल्लाह। फिर हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इतने आप रिवीजन करोगे और फिर भी कोई क्यूरी कोई चीज हो तो मुझसे पूछते रहना, ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलें आज 40 MCQs हो गए, आज आपकी सबकी बस हो गई है। फिर सेशन एंड करते हैं। ओके। अस्सलाम Sorry, वालेकुम। excuse me, हाँ hello. जी जी। Excuse me, मैं ये कह रहा था कि जो पेपर्स जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के ना, हम्म। हेलो, लास्ट में अगर आप एक सेशन ले रहे हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज, हाँ हाँ क्योंकि इसमें बिल्कुल काफी बिल्कुल। लेंथी। जी जी। हाँ हाँ, वो तरीका हम जो विजडम जब हम करेंगे ना तो उसी सेशन उसके नेक्स्ट डे ही ना हम पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका मतलब वो डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है, वो बिल्कुल डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, वो उसके हाँ एक सेशन रखेंगे, ठीक। जरूर रखेंगे। मैम इसके अलावा जो ठीक है। क्लास करते हैं वो भी करेंगे, कोई डिस्कशन रखेंगे उसके लिए? जो मेरी दफा में पास पेपर आया था वो तो मैं आपको करा सकती हूँ क्योंकि मुझे याद है। ठीक है, जो आप में से किसी का अगर होगा तो वो ऐसे होगा कि हम लोग फिर अगर आप चाहोगे तो एक और सेशन रख के उस आपके टाइम का जो मतलब रिसेंटली जो पिछली दफा गुजरा है उस वाले पास पेपर को वो आप में से कोई रिकॉल करेगा कि क्या क्या था, क्योंकि बाज लोगों ने बहुत पुअर रिकॉल दिए होते हैं जिसकी वजह से आंसर गलत पिक हो जाते हैं। तो मुझे अपने वाला रिकॉल है, मैं आपको वो करा सकती हूँ। ठीक है, और बाकी जो दिए मैं पास पेपर ना वो मैंने खुद किए थे क्योंकि उनकी इतनी गंदी हैंड राइटिंग और उसमें होते हैं कि वो सिर्फ मैंने रिसेंट जो है ना 2 किए थे, लास्ट 2 मतलब यानी अगस्त 2022 का किया था और फेब वाला अगस्त वाला। ठीक है, उसके अलावा मैंने सिर्फ विजडम की थी, सेफ्रॉन की थी और पास मेडिसिन। आपने कॉन्सेप्ट बनाने होते हैं आपने अच्छे से, उससे आपके ना पुअर रिकॉल होती है और जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट खराब हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा पास पेपर्स जो है ना सिर्फ अगर आपको बहुत दिल चाहता है तो लास्ट 2 years के करना। ठीक है, मीथोट्रेक्सेट 3 months पहले बंद करनी होगी। ठीक है, लिफ्लोनामाइड जो है आपने 2 years। किस चीज के 3 मंथ्स पहले? मीथोट्रेक्सेट मदीहा ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कब बंद करनी होगी, 3 months पहले कंसीव 3 मंथ्स करने से। बिफोर 3 मंथ हम्म, कंसीव करने। ओके। ठीक है, हम्म। चलो और कोई क्वेश्चन हो किसी का? पहले फिर सेशन आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही हो मदीहा? फॉलिनिक और फॉलिक एसिड में क्या डिफरेंस था? फॉलिक ये एसिड जो है ना फॉलिनिक वो ब्लड चीपर है। लेवल में ज्यादा आता फॉलिक है एसिड, और एक्सपेंसिव होता है ना? हाँ जी बिल्कुल, ये 2 चीजें। फॉलिनिक एसिड आपके पास एक्सपेंसिव होता है और ब्लड लेवल्स उसके ज्यादा फॉलिक एसिड के ज्यादा प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू खाली फॉलिक एसिड। नहीं वैसे मैम मीथोट्रेक्सेट के साथ हम लोग फोलिक एसिड देते हैं ना, फिर फॉलिक एसिड इमरजेंसी देते हैं लेकिन जब टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाए ना तो उन्होंने ऑप्शन में फॉलिनिक एसिड को प्रेफर किया हुआ होता है। पहले फोलिक एसिड देते हैं, अगर टॉक्सिसिटी डेवलप हो तब फोलिक एसिड देते हैं। प्रेफर में फॉलिनिक किया हुआ होता है, लेकिन ऑप्शन एक ही आएगा आपको, फॉलिक या फॉलिनिक, तकरीबन कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलें फिर सेशन एंड करते हैं। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।